हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ट नंबर 8 लेके हम आ गए हैं और ये टेस्ट नंबर 8 का पार्ट ए है, जिसमें हम लोग कितना लगभग 70 से 75 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बाकी हम लोग पार्ट बी में करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, बम का दर्शन किसने लिखा था। तो बम का दर्शन लिखा गया था भगवती चंद्र बोहरा के द्वारा लिखा गया था। और ये उस टाइम की बात है 1929 के, यानी 23 नवंबर 1929 को भगवती चंद्र बोहरा और उसके सहयोगी ने प्लान बनाया कि जिस यात्रा से इरविन ट्रैवल करते हैं उस ट्रेन को उड़ा देने की योजना बनाई। ये बात फिर पूरे देश में फैल गई। तो इसको गांधी जी ने बम का पूजा नाम से एक लेख किया और इस घटना को आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वायसराय को देश का शुभचिंतक और नवयुवकों को आज़ादी के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले कहा। ठीक है, इसी के जवाब में भगवती चंद्र बोहरा ने बम का दर्शन लेख प्रकाशित किया था। ठीक है, बाकी भगवती चंद्र बोहरा जेल से भगत सिंह और उनके सहयोगी को छुड़ाने के लिए बम का परीक्षण करने के दौरान 28 मई 1930 को रवि नदी के तट पर वीरगति को प्राप्त हो गए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भगवती चंद्र बोहरा। ठीक है, चलिए। किसान क्या करे किसने लिखी थी। तो किसान क्या करे ये लिखा गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये किसान के बहुत बड़े नेता थे, किसान के बहुत बड़े नेता थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। स्वामी सहजानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण और भी कुछ किताब है, जैसे हम लोग बात करें ब्रह्म समाज की स्थिति, या फिर ब्रह्मसी वंश विस्तार, कर्म कलाप, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड का किसान, मेरी जीवन का संघर्ष, ये सब जो लिखा गया है ये लिखा गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक और पत्रिका चलता था जिसका नाम था हुंकार। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसका कर्म भूमि जो है उन्होंने बिहार को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है संपादक। तो पहला समाचार पत्र है काल। तो काल का जो समाचार पत्र लगभग ये प्रकाशित किया गया था, काल समाचार पत्र 1864 के आसपास प्रकाशित किया गया था महाराष्ट्र से। शिवराम महादेव प्रंजप्पे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का, मतलब ए का हो गया 4 हो जाएगा। बी में आइए, बी है दूसरा बंगाली हालांकि स्टार्ट किया गया था गुरुचंद्र घोष के द्वारा 1862 में, लेकिन इसके संपादक रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका हो जाएगा बी का 1। बाकी सी का है सुधारक चला गया था गणेश अग्रकर के द्वारा। तो सी का क्या हो गया 3, सी का हो गया 2। और डी का क्या हो जाएगा, डी का क्या है सोम प्रकाश जो ये बंगाल में प्रकाशित किया जाता था। और ये किसके द्वारा किया जाता था, 1858 की बात है जब सोम प्रकाश का प्रकाशन होता था। 1800 ये पूछता भी है, 1858 के आसपास होता था। और ये जो स्टार्ट किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था, लेकिन द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संपादक रह चुके हैं। तो डी का कौन सा हो गया, तो 3। तो सही आंसर इसका देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो गया ए, 4 1 2 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, जन्म पूछ दिया है, उसके पिता का नाम पूछ दिया, माता का देहांत पूछ दिया, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो लेकिन चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए बीडी सावरकर से संबंधित जो है इसकी माता का देहांत 1901 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये छोड़ के बाकी सब जो है सही है। तो सही आंसर इसका सी ही हो जाएगा। लेकिन आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। बीडी सावरकर की माता का देहांत 1892 में हुआ था। 1892 में इनके माता जी का देहांत हुआ था। और बीडी सावरकर जी ने 1901 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी थी। और बीडी सावरकर का जन्म जो हुआ था 1883 में हुआ था। 1883 के आसपास इसका जन्म हुआ था और ये नासिक जिला मुंबई में हुआ था। बाकी इसकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हो गया था 1966 में। उनके माताजी का नाम राधाबाई था और बीडी सावरकर की पत्नी का नाम यमुनाबाई था। ठीक है, इस तरह से सारे सही है। उनका जन्म 1883 में। फिर उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर थे, बिल्कुल सही है। उनके जीवनी का लेखक धनंजय कीर थे। ठीक है, तो ये एक ही गलत है, उनके माता का देहांत जो 1901 में नहीं 1892 में हुआ था। क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्ती शाखा के संस्थापक थे? तो देखिए यहाँ पे दो आंसर कभी कभी दिया रहता है। देखिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसने फेमस किया, तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ भारत में नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे जनरल पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो गया सी। ठीक है, ख्वाजा अबू अब्दाल, जिन्होंने क्या किया था, सूफी शाखा को शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। और इंडिया में पूछे तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे और इन्होंने ही लोकप्रिय बनाया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, राणा संघा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बाबर के विरुद्ध जो लड़ाई की थी वो कौन सा लड़ाई था? खानवा का युद्ध, जो कब लड़ा गया था? 15 मार्च 1527 को लड़ा गया था खानवा का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सर-ए-पुल के युद्ध में जो हराया था वो सबानी खान थे। ठीक है, और ये अफगान के पहाड़ी इलाकों में रहते थे, इन्होंने ही बाबर को हराए थे, सैबानी खान। 43 नंबर में आइए, 43 नंबर में क्या करा, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो ये दिया था किसको? कैप्टन विलियम हॉकिंस को दिया था, जो कि इनके दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले को देख रेख करता था उसका नाम क्या था? तो सुमंत हुआ करता था। तो शिवाजी के 8 प्रधान हुआ करते थे जो विदेशी मामला देखते थे, उसको सुमंत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर में कह रहा है कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, इसको एक बार आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, कि 38, 140, 137, 136 किससे संबंधित है? ठीक है, चलिए इसको आप लोग को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। 46 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, ये बताना है आपको। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, बिल्कुल गलत है। कौन सा भाग है? तीसरा है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, नहीं, बिल्कुल गलत। दूसरा भाग है नागरिकता। संविधान का 4A में मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही। ये कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य है कहाँ? भाग 4A में है, ये बात आप लोग को याद रखना। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 51A है। ठीक है, स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, लेकिन एक और जोड़ा 86 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में। ठीक है, और इसका देख लीजिए एक बार कहाँ से लिया गया, शायद ये रसिया से लिया, ये रसिया ने ब्रिटेन से लिया गया। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है USA और दोनों में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबंध है? तो ये सही क्रमबंध है इसका, पहले संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज। तो ये इसका सही है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। 48 नंबर में आइए, 48 नंबर में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। 48 नंबर में कह रहा है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो देखिए संसद में जब पेश हो जाता है, इसका मतलब कि दोनों सदनों से पास हो गया है और राष्ट्रपति के पास गया है, तो जब राष्ट्रपति उस पर सहमति या हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। 49 नंबर में कह रहा है, देखिए 49 नंबर भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मौलिक अधिकार की बात हो रही है। मौलिक अधिकार के अभी हम लोग बात किए, मौलिक अधिकार जो है 4A के अंतर्गत आता है और इसका आर्टिकल है 51A। ठीक है, और ये जो है इसमें कह रहा है मौलिक कर्तव्य हम लोग देखें कितने थे, स्टार्टिंग में 10 था, फिर 1986 संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ दिया, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे इंडिया में, जो राष्ट्रगान को सम्मान करना, ठीक है, राष्ट्रपति संपत्ति का बचाव करना, ये भी है, प्राकृतिक वातावरण को संरक्षण और सुधार करना, ये भी सही है। लेकिन आंसर दिया है सी कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का स्मारकों की रक्षा करना, ये नहीं है मौलिक कर्तव्य। इसका एक बार आप लोग लेकिन चेक कर लीजिएगा, आंसर यही दिया हुआ। 50 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा जो इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये अनुमोदन जो है ये 6 महीना के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, 3 तरह के आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के थ्रू लगाया जाता है, राज्य में 356 के थ्रू लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के थ्रू लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल 360 के
तहत लगाया जाता है, जो इंडिया में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 51 नंबर में आइए, 51 नंबर में कह रहा है अस्मिकता निधि से राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। तो ये सही आंसर है संसदीय के, ये कंटीजेंसी फंड की बात कर रहे हैं। तो ये इससे ज़रूरी नहीं है कि संसद से स्वीकृति लेना है, ठीक है। बिना स्वीकृति के भी राष्ट्रपति इससे पैसे खर्च कर सकते हैं और बाद में वो चीज़ वहाँ पे क्या कर सकते हैं, संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। आकस्मिकता निधि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी फंड भी कहा जाता है इसको। चलिए 52 नंबर में आइए, 52 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो देखिए भारत का जो मंत्रिपरिषद है वो विश्वास पत्र रख सकती है, बाकी अविश्वास पत्र, स्थगन प्रस्ताव, ये सब जो लाया जाता है अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है। चलिए 53 नंबर में देखिए, 53 नंबर भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है भारत के वर्तिया के कदम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो इसका सही आंसर ई दिया हुआ है। वैसे हमारे हिसाब से कोई ना कोई तो आना चाहिए, लेकिन आंसर पता नहीं क्यों ई दिया हुआ। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इस 54 का सही आंसर है कौन सा, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को खत्म नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में अंतर्गत क्या कहा कि विधान परिषद के सृजन या उत्पादन का अधिकार संसद को दिया गया है। ये राज्य के जो राज्यपाल होता है उसके अधिकार में कुछ नहीं है, तो उसको या तो सृजन कर सकता है या तो समाप्त कर सकता है। 54 नंबर में आइए, 54 नंबर हो गया। 55 नंबर में आइए, 55 में क्या कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार से प्रस्तुत होता है कि वह, इसका सही आंसर है ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर समानतः किससे नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर समानतः नवनिर्मित लोकसभा का गठन जब होता है तो उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो कि मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है और इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बाद में ये पोस्ट को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है इसको, फिर उसका निर्वाचन वगैरह या जो भी होता है वो किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद नहीं रख सकता है। तो देखिए भारत के मंत्रिपरिषद जो एक ही रख सकता है, कौन, विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। इसमें नहीं रख सकता है ये पूछ रहा है, तो ये भी नहीं रख सकता, ये भी नहीं रख सकता और ये भी नहीं रख सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली में कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है। तो ये भाषा कौन सी है, तो ये भाषा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों को। 60 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहते हैं अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कब, जब वोट बराबर होने के, मतलब जब टाई हो जाते हैं तब जाके क्या करते हैं, ये जो स्पीकर है अपना वोट देते हैं। चलिए 60 नंबर में है, 60 नंबर में करा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हो तो तब क्या होगा। अगर वो ऐसा होता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकेंगे। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ठीक है। चलिए ये सही है, ये हो गया। और अविश्वास प्रस्ताव जो आता है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसमें जो वोटिंग करेगा वो लोकसभा के सदस्य मत देने का अधिकार होता है, बाकी का नहीं। चलिए 61 में आइए, 61 में क्या कह रहा है, एक इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो ये संबंधित है सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग का आरक्षण, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, ओम मीटर मात्रक है। तो देखिए ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का, उसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये भी हो जाएगा सही, ये भी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 63 नंबर में आइए, 63 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ऑडियो मीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई मापते हैं, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ओडोंटोमीटर क्या करते हैं, ओडोंटोमीटर कहते हैं, सुमेलित नहीं है पूछ रहा, सॉरी नहीं है, ये तो सही है।
उसके बाद ओंडोमीटर क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र है, तो नहीं, यांत्रिकी नहीं, आवृत्ति नहीं, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ नापते हैं इससे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या है, ऑडियोमीटर प्रकाश तीव्रता का युक्ति है, तो देखिए ऑडियोमीटर जो है ये प्रकाश तीव्रता की युक्ति है, ये भी सही है। बाकी एक और पूछ रहा है, ये मीटर विद्युत शक्ति का मात्रक है, नहीं, मापक है, नहीं, ये विद्युत करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक है, ये शक्ति का नहीं है, तो ये भी गलत है। तो एक से सही इसमें 2 गो सही है, 2 गो गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 64 नंबर में क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो इसमें क्या होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में आइए, 65 नंबर में क्या कह रहा है, 65 नंबर में कह रहा है लोलक घड़ी और गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती है कि गर्मियों में तापमान के चलते उसका जो सुई है बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, जिसके चलते वो स्लो हो जाता है। अब बाकी अगर ठंडी में बात करें तो वो सिकुड़ जाता है, तो छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है तो उसका जो आवर्तकाल होता है थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ये आवर्त सारणी टाइम पीरियड बराबर जो होता है, एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा 2π = √L/g, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। तो सही आंसर इसका क्यों क्या हो जाएगा, 65 का सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसके दोलन में लाया हुआ समय क्या होता है, बढ़ जाता है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। चलिए 66 में नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, मतलब ऊपर में जो वायुमंडलीय दाब होगा उससे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, देखिए नंदा देवी उत्तराखंड में शामिल है, सुंदरवन असम में ये भी शामिल है। बाकी अगर हम लोग बात मानस की खाड़ी, मनार की खाड़ी ये भी शामिल है, लेकिन मानस नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन में है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो देखिए आवाज़ को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए। तो यहाँ पे जब पटरी पे कान लगाता है तो एक माध्यम तो हो गया उसका जो रेल का पटरी होता है वो, और दूसरा हो गया हवा, इसीलिए 2 बार आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, तो इसलिए वो आता पहले इस्पात वाला, फिर ध्वनि वाला आता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो देखिए इसमें से कोई भी कुचालक नहीं है, 69 में कोई भी कुचालक नहीं, सभी सुचालक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें पानी क्या होता है, फैलता है, ठीक है, जमने से फैलता है, उसके वॉल्यूम में थोड़ा वृद्धि होती है, इस वजह से क्या होता है, बोतल फूट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी में जमने पर क्या होता है, फैलता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं 70 नंबर तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इस पर थोड़ा पहले हम लोग देख लेते हैं डिटेल, फिर उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, जो जन योजना है 1945 में एम.एन. रॉय के द्वारा लाया गया था, ठीक है, ये तो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बाकी गांधीवादी योजना की बात करें तो 1944 में लाया गया था, ये प्रस्तुत किया गया था श्रीमन नारायण श्रीवास्तव के द्वारा। तो ये तो गांधीयन योजना के बारे में बिल्कुल सही है। अगर हम लोग 1950 की बात करें तो 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना का प्रस्तुत किया गया था, जो इसमें पूछा नहीं है लेकिन डिटेल में तो हम बता देते हैं। बाकी विनोबा भावे को भूदान योजना के जनक माना जाते हैं। अबुल काजल फजलुल हक जो है 1940 में लाहौर प्रस्ताव पेश किए थे, तो ये भी पहला भी सही है। बाकी अगर हम लोग बात करें 1940 के लाहौर मुस्लिम लीग अधिवेशन में 2 राष्ट्र का सिद्धांत लाया गया था, और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये फजलुल हक के द्वारा लाया गया था। और फजलुल हक जो थे ये कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे, और फजलुल हक द्वारा एक कृषक प्रजा पार्टी को वर्ष 1937 का जो चुनाव बंगाल में हुआ था, तो बंगाल का जो पहला प्रधानमंत्री बना था फजलुल हक को ही बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए ये सारे सही है। बाकी जो ये पीरपुर रिपोर्ट है ये क्या राजा मोहम्मद मेहदी के द्वारा लाया गया था, ये भी सही है, बाकी पूछ रहा नहीं, इसका एक आंसर गलत है जो कि कौन सा है, सी है। 6 नंबर में आइए, स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था, तो ये किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा आह्वान किया गया था, ठीक।
ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था बम्बई में। और इनकी कुछ रचना है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती के रचना है, और इन्होंने ही कहा था कि वेद की ओर लौटो, ठीक है। स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1905 में बनारस के अधिवेशन में लाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे स्वराज, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब मानना, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाइए, स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भारत भारतीयों के लिए है, तो आह्वान किसने किया था, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अब इसमें बताना है आपको। देखिए पहले इसका डिटेल आप लोग जान लीजिए। इसका डिटेल अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड लिटन का देखिए लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार जो हुआ था, ये हुआ था 1877 में, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, संथाल विद्रोह 1855 में। और बाकी और एंग्लो सिख युद्ध हुआ था जो प्रथम, ये 1845-46 के आसपास हुआ था, 1845-46 के आसपास हुआ था। फिर अगर इल्वर्ट बिल की बात करें तो इल्वर्ट बिल कब लाया गया था, 1883-84 के आसपास आया था। ये 1883 मान लेते हैं, 1883 के आसपास आया था। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प नहीं है, ये मतलब पहले हुई थी, ये बताना है आपको। तो देख लीजिए सी, क्या हुआ था, एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था 1845 में हुआ था, बाकी सब बाद में हुआ था। फिर याद रखिए लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार हुआ था कब, 1877 में। फिर उसके बाद क्या हुआ था, और 3 बार दिल्ली दरबार हुआ था, एक 1877 में हुआ था और एक हुआ था 1911 के आसपास, 11-12 के आसपास। तीसरा नंबर का कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन वाला 1877 में, संथाल विद्रोह 1855 में, और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 45-46 के आसपास, ठीक है। और इल्बर्ट बिल कब हुआ था, 1883 में लाया गया था। तो सबसे पहले इसमें क्या, प्रथम एंग्लो सिख वॉर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इसमें से कौन था। तो आरा में जो अंग्रेजी फौज का सेना नायक थे वो कौन थे, सबसे पहले थे कैप्टन डनवर। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में कह रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन बने। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव स्पीकर के जो प्रथम जो स्पीकर बने वो थे विट्ठल भाई पटेल थे, जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर बने वो। और वो किससे थे, स्वराज पार्टी से थे। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था जनवरी 1923 में हुआ था, इलाहाबाद में किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया गया था। और स्वराज पार्टी का मेन उद्देश्य था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव हॉल में क्या सदस्य बन के हम लोग सरकार को अपोज करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद विवंगत हो गया है। ये किसने कहा था, तो ये कहा गया था किसके द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था, ठीक है। और ये विंस्टन चर्चिल जो एक साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनको 1953 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुके हैं साहित्य के लिए, ठीक है। इनके जैसे और कुछ कहना है, और कुछ जैसे कथन है, कभी नहीं हार कभी मत मानो, ये कथन भी विंस्टन चर्चिल का है। और अगर हम लोग बात करें तो और विंस्टन चर्चिल ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इनका कुछ कथन है, जैसे आपके शत्रु है अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप जीवन में किसी मूल्य के लिए कभी ना कभी दृढ़ से खड़े हुए हैं। ये भी कहना किसका है, ये है विंस्टन चर्चिल का ही। और जैसे और इसका कथन क्या है, अपने जोश में बिना किसी कमी के असफलताओं का सामना करना ही सफलता है, ये ठीक है। ये भी इसी का कथन है। बाकी अगर बात करें, पतंग जो है हवा के विपरीत दिशाओं में उड़ती है, हवाओं के साथ नहीं, ये भी कथन किसका है, विंस्टन चर्चिल का ही है, ठीक है। और जैसे और एक सुन लीजिए, यदि आप नर्क में गुजर रहे हैं तो चलते जाइए, रुकिए मत, ये भी इन्हीं का है कथन, ठीक है। चलिए और एक देखिए, एक माउंटबेटन का भी कथन है जो आप लोगों को सुना देते हैं। गांधी जी के बारे में कहा कि आप गांधी की तुलना चर्चिल या रूजवेल्ट से नहीं कर सकते हैं, भारतीयों के लिए वो ईसा और मोहम्मद के समान है। तो ये कौन कहे थे, तो ये माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, इसका नाम क्या था। तो देखिए 1838 में जो किया गया था स्थापना, इसका नाम था क्या, तो इसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है।
जमींदारी एसोसिएशन। चलिए 1838 में किया गया था। बाकी अगर बात करें द्वारकानाथ टैगोर द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत के प्रथम राजनीतिक सोसाइटी थी। ये इसी को बोला जाता है जमींदारी लैंड होल्डर सोसाइटी, सेम ही बात है, तो इंग्लिश नाम से आप वो परेशान मत होइएगा। और ये 1838 में इसकी स्थापना किया गया था, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगर हम लोग बात करें तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। और ये गया था किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। और एक संस्था का नाम आप लोग सुने होंगे कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसका देख लिया आप लोग। 12 नंबर में आइए। 12 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत को अपने ही देश में प्रशासन में पहली बार अवसर मिला। तो देखिए वैसे तो ये एक बार इसको आप लोग चेक करिएगा। वैसे ये जो था जिसमेमें पहली बार भारतीयों को अपने ही देश में प्रशासन में पहली बार अवसर मिला, तो वो था कौन सा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वाला था। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिसमें क्या हुआ था कि पटियाला के महाराज, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और दिनकर राव को विधान परिषद में नामित किया गया था। और ये उस टाइम में इलेक्शन का टाइम नहीं था, बस ऐसे ही नामित किया गया था इसको। लेकिन आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक करिएगा। 13 नंबर में आइए। 13 नंबर में क्या कह रहा है, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा किया था। तो देखिए वैसे महात्मा गांधी कहाँ थे, तो वो थे दिल्ली में। कहाँ पे थे वो, नई दिल्ली में थे। ठीक है, और इसकी घोषणा कब किया था, 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा किया कि भारत को जून 1948 में स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने 1945 के चुनाव में इटली ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। और ये इटली जो थे ये लेबर पार्टी के नेता थे और इन्होंने विंस्टन चर्चिल को हरा के प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, और इसी के लिए उन्होंने माउंटबेटन को इंडिया भेजे थे। तो ये कहाँ पे थे, नई दिल्ली में। और कब घोषणा हुई थी, 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथ में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। देखिए अभी यही क्वेश्चन बताए, तो ये कब किया गया था, तो 20 फरवरी 1947 को कहा गया था कि 2 जून में, उसे क्लियर नहीं था, जून 1948 में भारत को उसका सत्ता उसके हम सौंप देंगे। और ये किसके द्वारा किया गया था, कैमल्टी एटली के द्वारा किया गया था। चलिए अब कैमल्टी एटली किस पार्टी के नेता थे, तो ये थे लेबर पार्टी के नेता। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में कह रहा है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए सबसे पहले ये जानना होगा कि कैबिनेट मिशन भारत आया कब था। तो कैबिनेट मिशन भारत जो आया था वो मार्च 1946 में भारत आए थे। और इस टाइम में जो भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 4-5 साल 1940 से लेकर 45 के बीच में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, तो वो उसी पद पे बने रहे। बाकी 46 तक रहे। और 46 में उसके बाद जब वो रिजाइन मारे तब जाके त्यागपत्र दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए बाकी अगर हम लोग बात करें 1923 में एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, स्पेशल अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो उसमें क्या हुआ था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को प्रेसिडेंट के तौर पे उस अधिवेशन का प्रेसिडेंट के रूप पे नामित किया गया था। और वो उस टाइम तक क्या हुआ था कि 35 वर्ष इनका आयु हुआ था। तो सबसे कम उम्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने थे ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो राज विभाग की जो स्थापना की गई थी वो सरदार पटेल के अध्यक्षता में की गई थी। और इनको जो सहयोगी थे वीपी मेनन, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी इसमें। ठीक है, और सरदार पटेल की अगर बात करें तो भारत के एकीकरण का जनक माना जाता है। लौह पुरुष की उपाधि भी से सम्मानित किया गया इसको। बाकी इसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से भी कहा जाता है। मतलब इंडिया का बिस्मार्क कौन है, तो वो कौन है, लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में। ये
17 नंबर में कह रहा है कि 1937 के संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो देखिए जो प्रांत है पंजाब, इसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसको बिहार में, मद्रास में और यहाँ प्रांत पे, देखिए वैसे कहाँ पे, पंजाब में नहीं बना था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है। अब टोटल 1937 में जो चुनाव हुआ था 11 प्रांत में चुनाव हुआ था। 11 प्रांतों में चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था और मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। 11 प्रांत में से 5 प्रांत में जो है, जैसे मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, इसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी में बहुमत कम रहा। ठीक है। और पंजाब में जो है, वहाँ पे पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत सिकंदर हयात खां जो मुस्लिम लीग के समर्थक बने थे और वहाँ पे मुस्लिम लीग को ही ज़्यादातर बहुमत मिला था। बाकी बंगाल के कृषक पार्टी थे जो मुस्लिम लीग के सहयोगी बन गए बाद में, फिर फजलुल हक को नेतृत्व में बंगाल में क्या बना दिया गया, सरकार बना दिया गया। तो ये हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या था, ये तो ये निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है। ब्रिटेन जो था भारत को क्या समझता था, कि निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या करते थे ब्रिटिशर, जो इंडिया में रॉ मटेरियल होता था वो ले जाते थे, वही रॉ मटेरियल का एक सामान बना के, मशीनों में डाल के सामान बना के वो इंडिया में आके उसी चीज़ को वो दुनिया तिन्ने दामों में बेच दिया करते थे। तो भारत के लिए, भारत एक बहुत बाजार था ब्रिटेन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। आइए 19 नंबर में कह रहा है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया। तो देखिए ये कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी के साथ थे राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, धरणधीर थे, कृष्ण सिंह थे। उसके बाद अगर और बात करें मजरूल हक थे, जेबी कृपलानी थे, ब्रजकिशोर थे, महादेव देसाई थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वल्लभ भाई पटेल इस टाइम में नहीं, विनोबा भाई वगैरह नहीं थे इसमें। फिर जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो ये दो भी गलत हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद और अनुराग नारायण ये दोनों थे। महादेव देसाई थे लेकिन मणिबेन पटेल ये नहीं थे, तो इसका डी भी आंसर नहीं हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। 20 नंबर में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वह संपन्न कहाँ हुआ था। तो वो संपन्न हुआ था 1924 में बेलगांव में, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। ये कब, बी हो गया इसका सही आंसर। और ये कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के दरमियान हुआ गया था बंगाल में। और बंगाल के विभाजन का घोषणा करजन द्वारा कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। उसी दरमियान जब स्वदेशी आंदोलन चले थे उसी टाइम में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई 15 अगस्त 1906। 22 नंबर में ये, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ये पारित हुआ था। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। और ये किसके द्वारा लाया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में आइए। 23 नंबर में क्वेश्चन में क्या करा, किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की स्तुति को लेकर आंदोलन या सत्याग्रह चलाया गया। तो देखिए केरल में जो चलाया गया था वो नारायण गुरु के द्वारा भी चलाया गया था, एन कुमारन के द्वारा भी चलाया गया था, टी के माधवन के द्वारा चलाया गया था। बाकी अगर हम लोग पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अंबेडकर जी चलाए थे। तो ये सारे हो जाएगा, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। 24 नंबर क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो ये कौन थे, तो ये थे कौन, ये थे आर्य समाज। ठीक है। इन्होंने आर्य समाज, और आर्य समाज का स्थापना जो हुआ था बम्बई में 1875 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो लोग पहले किसी दूसरे धर्म में चले गए थे तो फिर से वो हिंदू बनना चाह रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि शुद्धिकरण आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें जो लोग दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गए थे वो शुद्धिकरण करके फिर से हिंदू में आ सकते थे। और ये आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चला गया था, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। आगे आइए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो किस राज्य से संबंधित थे, तो वो बिहार राज्य से संबंधित थे। बाकी इसके आप लोग डिटेल जानते ही होंगे।
बाकी आइए 25 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो मद्रास में रैयतवारी पद्धति जो स्टार्ट किया गया था वो किया था थॉमस मुनरो के द्वारा, और जितने भी जोत की भूमि थे उस पर लगभग 51% भूमि पर रैयतवारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें तीन तरह का भू राजस्व वसूली 3 पद्धति थी, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त था, रैयतवारी प्रणाली था, महलवारी प्रणाली था। ठीक है, चलिए, और रैयतवारी कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1792 के टाइम में मद्रास में। चलिए, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में। आइए 27 नंबर में क्या कह रहा है, 27 नंबर में महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी से तौर पे कौन थे? तो ये थे खड़ग सिंह। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो असत्य है, ये देखिए, नगरों में नालियों की दृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा थी, बिल्कुल। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिला। लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, चलिए, लोहे का नवपाषाण युग में हुआ था, और सिंधु घाटी सभ्यता उससे पहले की चीज़ थी। 29 नंबर में आइए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये उपनिषद का नाम है कठो उपनिषद, जो क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन द नचिकेता एंड यम्मा। और उपनिषद की संख्या कितना है टोटल? 108 है। उपनिषद जो है दर्शन से संबंधित पुस्तक है, मतलब फिलॉसफी से संबंधित पुस्तक है, जिसमें नारायणक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर में कह रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? नदी का नाम दिया है, तो ये था सिंधु और झेलम नदी के बीच में, वर्तमान पाकिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी था। इसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त जैसे लोग जो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त किए थे। जीवक, जो कि तक्षशिला में बिंबिसार के जो चिकित्सक थे जीवक, वो भी यहीं पढ़े थे। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन में आइए, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन सा? तो मौर्य काल में जो शिक्षा प्राप्त किया जाता था वो किया जाता था कहाँ से? तक्षशिला से। ठीक है, चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन हमें आइए, रंगमहल संस्कृति संबंधित है, तो रंगमहल संबंधित किससे है? तो ये कुषाण से। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में रंगमहल नाम का स्थान है, जहाँ पे कुषाण युग के सिक्के, मिट्टी, मोहर वगैरह मिले, तो ये संबंधित किससे है? कुषाण से संबंधित है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, ये कौन थे? तो ये चोल डायनेस्टी थे, चोला। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, समुद्रगुप्त के प्रयागपरस्ती में कौशल के शासक का नाम था, तो कौशल के शासक का नाम क्या था? तो वो नाम हुआ करता था महेंद्र, लेकिन यहाँ पे महेंद्र दिया नहीं है, इसका सही आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित शहरों में किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर के उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोलास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? सोमेश्वर III के द्वारा। सॉरी, थोड़ा ऊपर कर लीजिए इसको। सोमेश्वर III के द्वारा किया गया था, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर तृतीय जो चालुक्य वंश के शासक थे, और इन्होंने ही लिखा था क्या? मानसोलास, देख लीजिएगा इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, क्वेश्चन लग रहा अधूरा है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। इसका सही आंसर है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर में क्या कर रहा? 1313 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, मतलब हराया था? तो ये सेना थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, 1313 में काकतीय ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया था। और उस टाइम में वो काकतीय कौन से राजा थे? प्रताप रूप देव II थे, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया था। चलिए, अगला है 39 नंबर, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये थे कौन? फारसी भाषा को दिल्ली के राजा ने संरक्षण प्रदान किया गया था।